नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। सबसे पहले खबरों को आइए खबरदार के लेंस से हम देखते हैं। बिहार के एग्जिट पोल की चर्चा पूरे देश में इस समय हो रही है। इसने देश को चौंका दिया है। 15 साल बाद नीतीश कुमार के हाथ से बिहार निकलता हुआ दिख रहा है और नीतीश की जगह तेजस्वी यादव बिहार में नया नेता देख रहा है। आखिर एग्जिट पोल में ऐसे अनुमान क्यों लगाए गए हैं? नीतीश कुमार अगर बिहार में फेल होते दिख रहे हैं तो उसका कारण क्या है? तेजस्वी को इतना जन समर्थन क्यों मिल रहा है? तो आज हम एग्जिट पोल की बड़ी बातों का पूरा विश्लेषण करेंगे। अगर तेजस्वी यादव बिहार का चुनाव जीतते हैं तो छोटी मोटी नहीं, ये बहुत बड़ी सफलता होगी, क्योंकि नीतीश कुमार जैसे नेता के हाथ से बिहार छीन लेना बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं है। तेजस्वी अब राजनीति के बच्चे बिल्कुल नहीं हैं और न ही कोई कच्चे खिलाड़ी भी। बिहार में जिस तरह से तेजस्वी ने चुनाव लड़ा है वो उनकी स्मार्ट पॉलिटिक्स को साफ साफ दिखा रहा है। लेकिन अगर तेजस्वी जीते और बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उनके सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां होंगी। इसका भी आज हम पूरा विश्लेषण करेंगे। चुनावी राजनीति के बाद आज हम कश्मीर में सेना के खिलाफ दुष्प्रचार का एनकाउंटर करने वाला विश्लेषण भी करेंगे। जब से कश्मीर में सेना का सरेंडर प्लान सफल रहा है, एक आतंकवादी सरेंडर कर रहे हैं, तब से इन आतंकवादियों की भर्ती करने वालों के होश उड़ गए हैं। इसलिए अब ये लोग सेना के खिलाफ दुष्प्रचार में जुट गए हैं। इस दुष्प्रचार में ये दिखाने लगे हैं कि सेना कैसे कश्मीर में आतंकवादियों को मार रही है, जबकि सच्चाई तो यह है कि एनकाउंटर में जो आतंकवादी मारे जा रहे हैं वो पाकिस्तानी होते हैं और जो स्थानीय आतंकवादी होते हैं, जिन्हें आतंकवादी संगठन वर्गला लेते हैं, उन्हें सरेंडर करने का सेना एक मौका देती है। इसलिए कई बार एनकाउंटर पूरा होने में कई घंटे लग जाते हैं। तो आज हम आपको उन कश्मीरी आतंकवादियों का लाइव सरेंडर भी दिखाएंगे जिन्हें ब्रेन वॉश करके आतंकवादी बनाया गया था। कोई सोच नहीं सकता था कि बिहार कभी नीतीश कुमार के हाथ से इस तरह से निकल जाएगा। 15 साल से नीतीश कुमार बिहार पर राज कर रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के 15 साल के राज का अंत होने वाला है, क्योंकि इस बार बिहार की जनता नीतीश कुमार को चांस देने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। ऐसा क्या हुआ कि 69 साल के नीतीश कुमार पर 31 साल के तेजस्वी यादव भारी पड़ गए? नीतीश कुमार का तीर क्यों निशाने से इस बार चूक रहा है? और क्योंकि बिहार तेजस्वी पर अगर भरोसा कर रहा है तो वो बिहार तेजस्वी पर भरोसा क्यों कर रहा है? समय कम है, पकाऊ और थकाऊ भाषण नहीं, सीधे आप लोग रिजल्ट बता दो। बिहार के एग्जिट पोल ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। एग्जिट पोल ने सत्ता से नीतीश को आउट कर दिया है। एग्जिट पोल देखने के बाद सबके मन में यही सवाल है कि क्या वाकई अनुभवी नीतीश पर युवा तेजस्वी भारी पड़ेंगे? क्या फाइनल नतीजे एग्जिट पोल के नतीजे जैसे ही होंगे? कोई खुद ही अपनी पीठ थपथपाए। मुजफ्फरपुर की बच्चियों के साथ जो हुआ, बाढ़ में जो हुआ, कोरोना लॉकडाउन के दौरान आप मजदूरों को धमकी दे रहे तो तुम्हें घुसने नहीं देंगे, तो आज उन मजदूरों के परिवारों ने यह तय कर लिया कि तुम्हें रहने नहीं देंगे। नहीं, एक डेमोक्रेट के नाते जनता के सभी फैसले हमें स्वीकार हैं, कबूल हैं, और हम नहीं मानते कि जनता कभी गलती करती है। लेकिन ये बिहार में अगर ऐसा होता है तो जरूर हम इस पर चिंतन भी करेंगे, मंथन भी करेंगे। नीतीश कुमार और बीजेपी के कैंप में बेचैनी तो बहुत होगी। काउंटिंग के दिन नतीजों पर धड़कनें और बढ़ी होंगी। एग्जिट पोल में नीतीश बीजेपी चारों खाने चित हो गए। तेजस्वी के सामने एनडीए सिर्फ 69 से 91 सीटों पर सिमट सकता है। 2015 के मुकाबले एनडीए को करीब 45 सीटों का बड़ा नुकसान हो रहा है, जबकि तेजस्वी के महागठबंधन को पिछली बार से 40 सीटें ज्यादा मिल रही। एग्जिट पोल के ये आंकड़े सबको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। आखिर नीतीश कुमार क्यों हार रहे और तेजस्वी क्यों जीत रहे हैं? एग्जिट पोल का विश्लेषण करने से कई बातें निकल कर सामने आई हैं। पहली बात ये कि नीतीश कुमार को सिर्फ 35% लोग ही अब चांस देना चाहते हैं, जबकि अगले मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव को 44% लोग देखना चाहते हैं।
यानी बिहार के लोग साफ साफ बदलाव चाहते हैं। वो नए चेहरे को सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं और इसीलिए एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि 15 साल राज करने वाले नीतीश कुमार के जवाब में तेजस्वी बिहार की पसंद बन गए। लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि होता है वो सेवक होता है और वो अगर बादशाह बन जाए तो उसका खात्मा होता है। तो तेजस्वी यादव जी ने कभी अपने आप को ये साबित नहीं किया और न कभी महसूस कराया कि हम बादशाह बनना चाहते। वो तो बार बार कहते रहे कि 5 साल हमको मौका दीजिए, 5 साल में मैं तकदीर, तस्वीर, दिशा बदलने का काम करूंगा। देखिए, उम्मीद हमारी रहती है जो हमारे बूथ लेवल पे हमको फीडबैक आता है और बूथ लेवल के फीडबैक के हिसाब से मुझे पूरा यकीन है कि हमें बहुत अच्छे बहुमत से वहां जीत हासिल होगी। इस बार बिहार में महागठबंधन को यूथ वोटर्स का सपोर्ट मिलता दिख रहा है। ये बिहार चुनाव को बदलने वाला सबसे बड़ा फैक्टर साबित हुआ है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में 18 से 25 साल के 47% वोटर और 26 से 35 साल के 47% वोटर्स तेजस्वी के महागठबंधन के पक्ष में हैं। बिहार में 3 करोड़ से ज्यादा युवा वोटर हैं। तेजस्वी की बम्पर जीत का अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है कि इन युवा वोटर्स का महागठबंधन को बड़ा समर्थन मिल रहा है। युवा वोटर्स के बीच बेरोजगारी बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक 30% वोटर्स ने बेरोजगारी को राज्य का बड़ा मुद्दा माना। ये मुद्दा कोरोना महामारी के बीच युवाओं का बड़ा सवाल बन गया। कोरोना महामारी के बीच करीब 30 लाख प्रवासी मजदूर बिहार लौटे थे। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक 44% प्रवासी मजदूरों ने चुनाव में महागठबंधन का साथ दिया, जबकि 37% ने एनडीए को समर्थन किया। बेरोजगारी पर तेजस्वी यादव की लगातार बात, 10 लाख नौकरियां देने का चुनावी वादा और नीतीश के सामने किसी नए चेहरे को चांस देने की सोच। एग्जिट पोल्स के आंकड़ों में ये बातें साफ तौर पर दिख रही हैं। पटना से मौसमी सिंह, सुजीत कुमार झा के साथ रोहित सिंह, आज तक। बीजेपी और टीम नीतीश को यह विश्वास है कि 10 तारीख को परिणाम कुछ और होंगे, लेकिन कोई एक नहीं बल्कि सभी एग्जिट पोल्स अब की बार बिहार में एनडीए की हार बता रहे हैं और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव बहुत आसानी से बिहार को जीत लेंगे। तेजस्वी यादव की उम्र अभी सिर्फ 31 साल है और अगर तेजस्वी यादव बिहार जीतेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो बिहार जैसे बड़े राज्य में रिकॉर्ड बनाएंगे, क्योंकि इतने बड़े राज्य में सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री देश में कहीं पर भी अभी तक नहीं बना। अगर तेजस्वी जीतेंगे तो उसके सामने चुनौतियां भी बहुत बड़ी होंगी, क्योंकि बिहार जैसा राज्य संभालना बिल्कुल आसान बात नहीं है और विशेषकर तब जब पहले से ही जंगल राज का राजनीतिक टैग उन पर लगा हो और विरोधी इसी बात का हमेशा से डर दिखाते आ रहे हों। जी, आप थक चुके हो, आपसे बिहार संभलने वाला नहीं है। दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई और इस सरकार में ना सुनवाई ना करवाई। पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही हुए और 31 साल के तेजस्वी यादव बिहार जीतेंगे तो वो सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने वाले नेता होंगे। जी आई है, कहिए कि लालटेन का जुग गया, बैलिटी का बल्बा। हम कहता थी उनकर आगे, हे नीतीश जी, अब तीर के जमाना नहीं है, मिसाइल के जमाना चल रहा। वैसे 1967 में M.O. हसन फारूक सिर्फ 29 साल की उम्र में पुडुचेरी के सीएम बने थे, लेकिन पुडुचेरी एक केंद्र शासित राज्य है। इसलिए तेजस्वी अगर बिहार जैसे बड़े राज्य में कामयाब होंगे तो 31 साल की कम उम्र में मुख्यमंत्री बनना एक रिकॉर्ड होगा। बिहार में 1968 में सतीश प्रसाद सिंह 32 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद जगन्नाथ मिश्रा 1975 में 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने थे। कम उम्र के मुख्यमंत्रियों का रिकॉर्ड देखा जाए तो 1985 में असम में प्रफुल्ल कुमार महंत सिर्फ 32 साल की उम्र में सीएम बने थे। इस लिस्ट में 38 साल की उम्र में अखिलेश यादव, 38 साल की उम्र में हेमंत सोरेन और 39 साल की उम्र में उमर अब्दुल्ला का मुख्यमंत्री बनना शामिल है।
लेकिन तेजस्वी अगर जीतेंगे तो उनकी कामयाबी इसलिए भी बड़ी होगी कि उन्होंने पावरफुल एनडीए के सामने ये पूरा चुनाव अपने दम पर और अपने चेहरे पर लड़ा। एक एक दिन में 10 से 11 जनसभाएं और प्रचार में ऐसी मेहनत की जो शायद किसी भी और नेता ने किया हो। महागठबंधन को एक रखा, कहीं पर टकराव सामने नहीं आने दिया और इसीलिए ये कहा भी जा रहा है कि 10 तारीख को नतीजे चाहे जो हों, तेजस्वी में बिहार को नया नेता दिखा है। तेजस्वी अपने पिता लालू प्रसाद यादव की छवि से बाहर आए। उन्होंने नीतीश कुमार के सामने बिहार को नया विकल्प दिखाया। उन्होंने नीतीश के खिलाफ नाराजगी को भी सही तरीके से भुनाया। वो प्रधानमंत्री मोदी के हमलों के बावजूद उनसे सीधे टकराने से बचे। लोगों से सीधे जुड़े आर्थिक न्याय और रोजगार के मुद्दे की बात की और ये लगातार समझाया कि राष्ट्रीय चुनाव नहीं, बिहार के मुद्दों का चुनाव है। इसमें 10 लाख नौकरियों के चुनावी वादे पर नीतीश कुमार भी बेचैन हो गए थे। न कोई जानकारी है कि कहाँ होगा। आजकल हम देखते हैं कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को क्या नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। क्या राज्य में तो नहीं पैसा होगा? इन लोगों का बजट क्या था? 24,000 करोड़ से भी कम, और हम तो 2,11,000 करोड़ से आगे पहुंचा दिए और 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को हमने नौकरी दी। अभी चल रहा 60-70 हजार के नौकरी का काम। तो हर काम जो जरूरी है हम लोग करते रहे हैं, आज जो होना नहीं है, आज जो हो ही नहीं सकता। अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा? कहां से आएगा? कि नकली नोट मिलेगा? इसीलिए तेजस्वी अगर जीतेंगे तो उनके लिए चैलेंज यही होगा कि जिन मुद्दों पर वो लगातार बात कर रहे थे वो सिर्फ चुनावी जुमलेबाजी थी या फिर वाकई बिहार के लिए उनके पास प्लान है। हम बड़का झूठा पार्टी नहीं है। हमने कई इकोनॉमिस्ट से, कई विद्वान से हमने चर्चा की है, बात की है। हम तो लॉजिकली आंसर कर रहे हैं। हमको बोलना तो हम सिर्फ 10 लाख ही क्यों बोलते? बिहार की आबादी अगर 12 करोड़ है, 1 करोड़ बोल देते, 2 करोड़ बोल देते मोदी जी जैसा। लेकिन हमने 10 लाख ही नौकरी, सरकारी नौकरियां क्यों बोली हैं? क्योंकि 4.5 लाख नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अगर इनको बेहतर करना है तो आपको वो पद, वैकेंट पोस्ट को भरना पड़ेगा। 5.5 लाख नौकरियां राष्ट्रीय औसत को मिलाते हुए। अगर प्रधानमंत्री जी होते हैं नीति आयोग के चेयरमैन, हर सूचकांक में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है, तो क्या हम राष्ट्रीय औसत के बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे? कि हम बिहार पीछे ही रहेगा? तो वो 5.5 लाख होगी, तो 4.5, 5.5 हो जाता है कुल मिलाकर के 10 लाख। तेजस्वी को अगर नीतीश के सामने बिहार की जनता चुनती है तो ये बड़ा चैलेंज इसलिए भी होगा कि नीतीश ने 15 साल सुशासन के नाम पर राज किया है और आरजेडी के नाम पर जंगल राज जैसे शब्द हमेशा गूंजते रहे। ये प्रचार में भी हुआ था। एक पक्ष है जंगल राज का, जिसने गरीबों के पैसों से घोटाला किया। दूसरा है एनडीए, जिसने गरीबों के अकाउंट में सीधे पैसे पहुंचाए हैं। एक पक्ष है जंगल राज का, जो किसानों के नाम पर बिचौलियों के हित की राजनीति करता है। दूसरा है एनडीए, जो किसानों के सम्मान और स्वाभिमान के काम करता है। एक पक्ष है जंगल राज का, जो अंधेरा वापस लाना चाहता है ताकि लालटेन फिर जले। दूसरा है एनडीए, जिसने हर गांव तक बिजली पहुंचाकर घरों को दूधिया बल्ब से प्रकाशित करने का, रोशन करने का काम किया है। अगर जंगल राज जैसे इतिहास को बिहार भूलकर तेजस्वी को चांस देना चाहता है और एग्जिट पोल के नतीजे इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो इस डर को खत्म करने की चुनौती भी तेजस्वी के सामने होगी। पटना से मौसमी सिंह और सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर में सेना का एक दुश्मन, एक चुनौती नहीं है। सेना के सामने एक तरफ आतंकवादी हैं तो दूसरी तरफ सेना के खिलाफ होने वाला दुष्प्रचार।
तो आज हम इसी दुष्प्रचार का एनकाउंटर करेंगे और आपको उन कश्मीरी आतंकवादियों का लाइव सरेंडर दिखाएंगे जिन्हें ब्रेन वॉश करके आतंकवादी बनाया गया था। सेना पाकिस्तानी आतंकवादियों को छोड़ती नहीं, लेकिन कश्मीर के जिन युवाओं को वर्गलाकर आतंकवादी बनाया जाता है उन्हें एक चांस जरूर देती है कि वो अपनी गलती को मानकर हथियार छोड़ दें, सरेंडर कर दें। कश्मीर में सेना का ये सरेंडर प्लान बहुत सफल हो रहा है, लेकिन जब से ये सरेंडर प्लान सफल हो रहा है और एक एक करके आतंकवादी सरेंडर करने लगे हैं, तब से इन आतंकवादियों की भर्ती कराने वालों के होश उड़े हुए हैं और इसीलिए अब ये लोग सेना के खिलाफ दुष्प्रचार में जुटे हुए हैं। इस दुष्प्रचार में वो ये दिखाने में लगे हैं कि कैसे सेना आतंकवादियों को कश्मीर में मार रही है, जबकि सच्चाई तो यह है कि एनकाउंटर में जो आतंकवादी मारे जा रहे हैं वो ज्यादातर पाकिस्तानी होते हैं। और आगे आओ, इधर ही आगे आओ, इधर आओ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, एकदम आराम। आ जाओ, शाबाश शाबाश, आ जाओ, आते रहो, जर्सी छोड़ दो, जर्सी छोड़ दो, कोई और तो नहीं है, वेपन है। सेना की कश्मीर में ऑपरेशन घर वापसी की रणनीति हिट है। आतंकी हथियार छोड़कर सरेंडर कर रहे हैं। एकदम आराम। आ जाओ, शाबाश शाबाश, सेना उन्हें आखिरी मौका दे रही है। पहले ही ऑपरेशन ऑल आउट ने आतंकियों की ऐसी कमर तोड़ी कि वो उठकर खड़ा होने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे और अब सरेंडर कर घर वापसी का मौका देकर सेना ने पाकिस्तान के पूरे कश्मीर प्लान की धज्जी उड़ा दी। जम्मू कश्मीर के पामपोर में ये लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी के सरेंडर की लाइव तस्वीर है। ऑपरेशन के समय पूरी तस्वीर सेना के ड्रोन कैमरे में कैद हो रही थी। सेना के जवानों ने आतंकी के ठिकाने को चारों तरफ से घेर लिया और सरेंडर करने को कहा। आतंकी का सरेंडर कराने के लिए सबसे पहले सेना ने उसके डर को खत्म करने की कोशिश की। लगातार समझाया गया कि उस पर गोली नहीं चलाई जाएगी। कोई नहीं चलाएगा। बोला गया कि कोई फायर नहीं करेगा ताकि घिरा हुआ आतंकी घबराने की जगह सरेंडर करे। रणनीति ये थी कि आतंकी को भरोसे में लेकर खुले में लाया जाए। यहां सेना ने आतंकी का भरोसा जीता था, अब बारी आतंकी की थी। एक बार खुले में आने के बाद हथियार से लैस न होने का सबूत देना था। उसने कपड़े हटाकर हथियार न होने का सबूत दिया और फिर दोनों के बीच भरोसे का रिश्ता कायम होते ही सरेंडर पूरा हो गया। मिलिटेंसी ज्वाइन की थी मैंने 1 सितंबर को और अभी मैं शुक्रगुजार हूँ जे&के पुलिस का और फौजों का, जो यहाँ की आर्मी है उनका, क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी लाइफ जीने के लिए, फिर से जीने के लिए। इन्होंने मुझे जिंदा लाया और अच्छे से ट्रीटमेंट, और कोई टॉर्चर वॉर्चर वगैरह कुछ भी नहीं किया। अच्छे से जैसे अपने भाई को इन्होंने लाया। मैं सब भाइयों से, जो भी मेरे भाई है, अपील करता हूँ कि ये सब फंदा है, ये सब फरेब है। लेकिन इसी एनकाउंटर में सेना ने 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों का सफाया कर दिया, यानी लाइन बिल्कुल साफ है। सेना कश्मीर के भटके हुए जवानों को तो फिर से मुख्य धारा में शामिल होने का मौका दे रही है, लेकिन ये मौका पाकिस्तानियों को कतई नहीं मिलेगा, वो मारे जाएंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का अब इसी बात पर जोर है कि जितनी भी मुठभेड़ें हैं उनमें जो नए मिलिटेंट शामिल हो रहे हैं उनको एक अवसर आत्मसमर्पण के लिए दिया जाए, और यहाँ पर भी पुलिस और सुरक्षा बलों की वो रणनीति जो है कामयाब हुई है और एक मिलिटेंट को जिंदा पकड़ा गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने अब ये फैसला लिया है कि जितने भी मिलिटेंट अलग अलग मुठभेड़ों में फंसते हैं उनको एक बार हथियार छोड़ने का मौका दिया जाए। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले इसी साल 17 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के चंडूरा इलाके में सुरक्षा बलों ने ऐसे ही एक आतंकी का भरोसा जीतकर आत्मसमर्पण कराया था। इधर 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 रुक जाओ। कोई नहीं चलाएगा, कोई फायर नहीं करेगा, कोई फायर नहीं करेगा।
आजा इधर आजा छोटू, जहांगीर इधर। ओए मत बजाओ यार, ओए सारे चुप, ऑल पार्टी क्वाइट, ऑल पार्टी क्वाइट। जहांगीर पीछे देखो, पैंट पहनो, अपना पैंट पहनो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, एकदम आराम से, कुछ नहीं। आ जाओ, शाबाश शाबाश, आ जाओ। ओए कोई नहीं चलाएगा। आतंकी के मन से डर निकालने के लिए सुरक्षा बल लगातार फायरिंग न करने की बात कहते रहे। सुरक्षा बलों की ये कोशिश रंग लाई और आतंकी ने सरेंडर कर दिया। विक्टर फोर्स के जीओसी मेजर जनरल राशिम बाली खुद दक्षिण कश्मीर के तमाम इलाकों में घूमते हुए लोगों से यह अपील करते हैं और चाहते हैं कि अगर कोई भी नौजवान उस रास्ते पर निकले तो सारे लोग मिलकर उसे मुख्य धारा में लौटाने की कोशिश करें। अपने लड़के को बताना बहुत नेक का काम किया है अभी, ठीक है ना। पहले की सारी गलती एसपी साहब से हमने रिक्वेस्ट किया है इसकी माफ करें, ठीक है, लेकिन इसको आगे नहीं निकलने देना। आतंकियों को जिंदा पकड़ना या सरेंडर कराना हमेशा ही जोखिम से भरा ऑपरेशन है, जहां दोनों तरफ विश्वास की कमी रहती है। पल भर में कुछ भी हो सकता है, एक गलती और फिर खून खराबा तय। ऐसे में घिरे हुए आतंकी का सरेंडर भी बड़ी कामयाबी है। ऑपरेशन घर वापसी सेना की बदली हुई रणनीति का सबूत है। सेना की प्राथमिकता कश्मीरी आतंकियों को मारने से ज्यादा उन्हें सरेंडर कराने की है, ताकि कश्मीर में आम लोगों का भरोसा जीता जा सके, आम कश्मीरी के घर बर्बाद होने से बच सके। दूसरी तरफ पाकिस्तान के फर्जी प्रोपेगेंडा को तोड़ा जा सके, उसके कश्मीर प्लान की साजिश को सामने लाया जा सके। पाकिस्तान लगातार सेना के खिलाफ दुष्प्रचार में जुटा है। इस दुष्प्रचार में वो ये दिखाने में लगा है कि कैसे सेना कश्मीर में आतंकियों को मार रही है, जबकि सच्चाई ये है कि एनकाउंटर में जो आतंकी मारे जा रहे हैं वो अमूमन पाकिस्तानी होते हैं, और जो स्थानीय युवक भटक जाते हैं उन्हें सेना एक चांस जरूर देती है। सेना आतंक के खिलाफ है, लेकिन आम कश्मीरी उसके लिए किसी दूसरे नागरिक की ही तरह है। ये अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद का दौर है। अब कश्मीर की फिजा बदल रही है। श्रीनगर में अशरफ वानी के साथ श्वेता सिंह, आज तक। और आइए बात अब कुपवाड़ा एनकाउंटर की करते हैं। एलओसी पर सेना ने पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। सेना ने गोलीबारी की आड़ में घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों को पीछे धकेल दिया है। 3 आतंकवादियों को मार गिराया है, लेकिन इस सफलता की बड़ी कीमत भी हमारी सेना को चुकानी पड़ी। मुठभेड़ में देश ने अपने 4 जाबाज जवान खो दिए। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब पूरा इलाका भीषण गोलीबारी से गूंज उठा। पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की टोली घुसपैठ की कोशिश करती पकड़ में आ गई और फिर दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। 7 और 8 नवंबर की दरमियानी रात करीब 1 बजे गश्त के दौरान माछिल सेक्टर में घुसपैठियों की कुछ हलचल देखी गई। गश्त कर रहे जवानों ने सीधे चुनौती दी तो आतंकी फायरिंग करने लगे। बीएसएफ जवानों ने फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया और एक आतंकी को तुरंत मार गिराया। वहीं बाकी आतंकी वहां पहाड़ियों में छिपने में कामयाब रहे। एनकाउंटर शुरू होते सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला, पहाड़ों को घेर लिया गया। जंगलों में पोजीशन ली आतंकियों की तलाश शुरू हुई। सेना ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 और आतंकियों को ढेर कर दिया। घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई। आतंकियों के पास से एक AK-47 राइफल, 2 बैग बरामद किए गए हैं। लेकिन इस पाकिस्तानी साजिश में सुरक्षा बलों को भी भारी नुकसान हुआ है। गोलीबारी में सेना का एक अफसर समेत 4 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में बीएसएफ का एक जवान भी शामिल है। सुरक्षा बलों ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है। अभी तक फिलहाल 2 घुसपैठिए मारे गए हैं, जबकि इस ऑपरेशन में बीएसएफ का एक जवान और सेना के 2 जवान भी मारे गए हैं। सेना ने अधिक फौज जो है उस इलाके में बुलाया है और महा तलाशी अभियान घुसपैठियों के खिलाफ जारी है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से पहले आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक सीमा पार 300 आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। एलओसी के करीब 22 आतंकी लॉन्चिंग पैड्स हैं।
हालांकि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस साल अभी तक घुसपैठ में कमी आई है। दरअसल भारी तादाद में सैनिकों की तैनाती और पेट्रोलिंग में तकनीक के इस्तेमाल से घुसपैठ रोकने में मदद मिली है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। और अब खबर गुजरात की। एक सप्ताह के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को दूसरा सबसे बड़ा तोहफा दिया। आज भावनगर और सूरत के बीच फेरी सेवा की शुरुआत कर दी गई। ये इलाके लोगों की एक पुरानी मांग थी। इस सेवा के शुरू होने से 12 घंटे का सफर अब सिर्फ 4 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। जहाज के इस हॉर्न का ये ऐलान है कि भावनगर और सूरत के बीच समंदर में फेरी सेवा शुरू हो गई। एक सप्ताह के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को एक और बड़ा तोहफा दिया है। लोगों की बहुत पुरानी मांग पूरी हो गई। लोगों का दिल जीत लेने वाले इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे। पीएम ने न सिर्फ जलमार्ग का उद्घाटन किया बल्कि वहां मौजूद लोगों से सीधे बात भी की। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का बरसों पुराना सपना पूरा हुआ है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही खुशी का माहौल है। व्यापारी, कारोबारी हो, कर्मचारी हो, श्रमिक हो, किसान हो, स्टूडेंट्स हो, हर किसी को इस बेहतरीन कनेक्टिविटी का लाभ होने वाला है। आज एक तरह से गुजरात के लोगों को दीपावली के त्योहार का ये बहुत बड़ा उपहार भी मिल रहा है। आपको नक्शे के जरिए समझाते हैं कि नई फेरी सेवा कैसे लोगों की जिंदगी को बदलने वाली है। दरअसल फेरी सर्विस सूरत को भावनगर से जोड़ेगी। घोघा और हाजिरा के बीच सड़क मार्ग की दूरी 375 किलोमीटर की है, लेकिन समंदर के रास्ते ये दूरी घटकर सिर्फ 90 किलोमीटर ही रह जाएगी। पहले जिस दूरी को कवर करने के लिए 10 से 12 घंटे का समय लगता था, अब उस सफर में 3 से 4 घंटे ही लगा करेंगे। फेरी सेवा की शुरुआत से न सिर्फ समय और ईंधन की बचत होगी, बल्कि राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में पर्यावरण और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो हम लोग को ट्रेन से जाना पड़ता था या तो बाय रोड भी जाते थे, तो मैं अकेली कभी नहीं जा पाती थी। लेकिन अभी अगर मुझे अकेली भी जाना है, मेरे घर से कभी मेरे कोई भी बड़े हैं, मम्मी है, किसी को भी साथ में लेके जाना है, तो मैं गाड़ी में इजीली जा सकती हूँ। और ये जोड़ो फेरी चालू होने से हमको बहुत फायदा होगा। शॉर्ट टाइम में जा सकते हैं, 1 डे में जाके वहाँ से आ सकते हैं। गाड़ी यहाँ से चढ़ा के वहाँ से शाम को रिटर्न आ सकते हैं इधर। तो इससे वजह से बहुत फायदा होगा। गुजरात में समंदर 1600 किलोमीटर में फैला है। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के बीच समंदर है और फिर सौराष्ट्र और कच्छ के बीच भी समंदर है। ऐसे में जमीन के रास्ते ये दूरी बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि फेरी सेवा की शुरुआत की गई है। ये रोपैक्स सर्विस आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पण हुआ है। मैं मानता हूं कि गुजरात के विकास के लिए, देश के विकास के लिए एक नई दिशा और नया द्वार खुला है।